उस पर तो सर आप बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन सर हम लोगों से भी सबसे ज्यादा क्वेरी है और यहाँ भी क्वेरी कोई पड़ रही है कि रिव्यू में डेट क्यों नहीं लग रहा, और रिव्यू में एक अनुमानित या संभावित डेट कैसे लग सकता है सर रिव्यू के रिगार्डिंग, क्योंकि रिव्यू का प्रथम जो पक्ष है वो उत्तराखंड है, उसके अलावा तो उससे पूरे इंडिया अफेक्टेड है ही, लेकिन वहाँ सर काउंसलिंग भी हुई है, तो उत्तराखंड के जो हमसे भी अब साथी जो जुड़ गए वो भी लगातार हमसे पूछते रहते हैं कि हमारे यहाँ काउंसलिंग हो रखी है और कब सुनवाई होगी, क्या होगी, तो जरा सा सर उस मैटर पे भी आप बात रख पाए डेट को लेकर के, या और भी जो भी है। ये जो रिव्यू में लोग पार्टी थे वो सिर्फ उत्तराखंड के, जैसे आपने सही शब्दों में कहा। हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के अलावा जो लोग सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं थे, हम चाह रहे हैं प्लानिंग से कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में पहले लगे। क्यों? क्योंकि जो उत्तराखंड वाले लोग थे उन्होंने अपना पूरा आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था अपना सीनियर अधिवक्ता उतार के पूरा A to Z जजमेंट में आर्ग्यूमेंट किया है, और उत्तराखंड का ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्प्यूट में था और उत्तराखंड के ही जजमेंट के बेसिस पे रिव्यू पिटीशन लगा। लेकिन जैसे आप सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड के अलावा भी बहुत सारे हाई कोर्ट ने NIOS DLED के फेवर में दिया था जयवीर सिंह से पहले। अब वो लोग इस जयवीर सिंह के जजमेंट से प्रभावित हुए, बट कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने उनको इस जजमेंट को प्रोनाउंस करने से पहले सुना या नोटिस नहीं इशू किया। अब उसको ग्राउंड बना के स्ट्रेटेजिकली, यानी कि एक प्लान्ड वे में कहीं ना कहीं इस तरफ चल रहे हैं कि जो लोग उत्तराखंड वाले मैटर में पार्टी नहीं थे उनको पहले सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करने का मौका दिया जाए, बिकॉज सबसे पहले उनका हक या उनका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो वायलेट होता है उनका, वो ये है कि उनको सुना नहीं गया है, उनको नोटिस नहीं दिया गया। तो जब हम इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, अपार्ट फ्रॉम जो लोग उत्तराखंड वाले आर्ग्यू करेंगे, उससे ऊपर एक और आर्ग्यूमेंट हमें मिलता है कि इन लोगों को ना कभी नोटिस मिला ना इनको कभी सुना। तो इसलिए हम इस केसेस पे फोकस कर रहे हैं जो स्टेट्स जयवीर सिंह के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं थी, और उनका जो अभी तक का हमारा इंफॉर्मेशन आपको अंदर की बात बता रहा हूं। जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मंगलवार और बुधवार तक, यानी कि कल और परसों तक, उन केसेस में जो हम उत्तराखंड के अलावा लगाना चाहते हैं उसमें फ्राइडे, यानी कि जो आने वाला फ्राइडे है उसकी, या फिर 23 तारीख की डेट दिखने लगी। कल या परसों तक उसमें फ्राइडे या 23 तारीख की डेट दिखने लगेगी, ऐसी हमारे पास रजिस्ट्री से इंफॉर्मेशन है। जब वो डेट दिख जाए या जब वो मैटर लग जाएगा, उसके बाद फिर हम रिव्यू पिटीशन को पुश करेंगे लगाने। जो ये डिसीजन है ना लगाने का, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रेटेजी के बेसिस पे चल रहा है कि जिन लोगों को सुना नहीं गया उनको पहले सुनाता है, एक चीज। दूसरा चीज ये है कि हमारे मित्रों ने, हमारे साथ जो टीम है, इन्होंने हमसे अलग अलग राज्यों में लीगल नोटिस भिजवाए कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो इशू है वो अभी पेंडिंग है या कंसिडरेशन के लिए आएगा, तो जो भी राज्य सरकार इस इशू पे आगे बढ़ रही है वो इस बात से प्रभावित हो कि सर्वोच्च न्यायालय पे ये चीजें पेंडिंग है। इन सर्वोच्च न्यायालय में जो चीजें पेंडिंग है उसमें एक आईए भी है जो कि चाहती है कि ये प्रोसेस जितना भी है वो स्टे हो जाए, इसकी भी मांग है उन आईएएस में, या फिर स्टे ना हो तो एटलीस्ट ये हो कि जितने भी NIOS DLED के कैंडिडेट्स हैं उन सबको पार्टिसिपेट करना दिया जाए सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट। इस बेसिस पे हमने डिटेल्ड, एक नहीं एटलीस्ट 2-2, 3-3 लीगल नोटिसेस हर राज्य में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग ऑफिसर्स के पास भेजे, स्टार्टिंग फ्रॉम CM टिल द कंसर्न ऑफिसर। एंड मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि कई राज्य की सरकारों ने डायरेक्टली, उनके ऑफिस से भी मेरे पास कॉल आया, खास करके उत्तराखंड से कॉल आया मेरे पास ऑफिस से, जहां पे हमने लीगल नोटिस भेजा था सरकारी ऑफिस से, कि वो हमारे नोटिसेस को कंसिडर करके उनके बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हम अचीव करना चाह रहे हैं ताकि हमारी चीजें इंफ्रक्चुअस ना हो जाए, उसके लिए हम सिर्फ कोर्ट में नहीं, आउट ऑफ कोर्ट की सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो जो राज्य हमारे साथ जुड़े हैं, ऑलमोस्ट हर राज्य में इस तरह का लीगल नोटिस हमारी तरफ से भेजा जा सकता है। सर ये बहुत बड़ी बात सर आपने कही है कि जो उत्तराखंड में आपने लीगल नोटिस भेजा था उससे आपको तुरंत उसका कोर्स ऑफ एक्शन दिखा, आपको कॉल भी आया, उस पे कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है। मुझे इतनी जानकारी थी कि लीगल नोटिस आपने सेंड किया था सर, मुझे लगता आई थिंक
1.5 या 2 महीने, पता नहीं कब, जब काउंसलिंग शुरू हुई थी उस समय शायद आपने भेजा था। और शायद अभी विश्वनाथ जी जुड़े हैं, ये डिटेल बताएंगे कि सर अभी उत्तराखंड में जो काउंसलिंग को स्थगित करके शायद हाईकोर्ट के पिटिशनर्स की लिस्ट मांगी जा रही है, लगता है सर उसी लीगल नोटिस का सर ये कोर्स ऑफ एक्शन है। ये तो अभी सर इस बात की खुलासा हुई है आपके माध्यम से। ये तो मुझे भी सर ये पता नहीं था कि हम भी भूल गए थे कि ये लीगल नोटिस का ये आपको कॉल आया और डायरेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी वहां हो गया। जी सर। जी कुमुद जी, मैं इस तरह का हमारी ऑफिस से आप लोग को भी मैंने शुरू से बताया कि किस कारण से क्या हुआ, हमें इस चीज पे नहीं लोगों के लिए लड़ना है, हमें रिजल्ट पे फोकस करना है। हमने 2-3 बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लीगल नोटिस भेजा, अगर उससे कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से वो अपने आप में उपलब्धि है, चाहे किसी भी कारणवश मिली हो। तो इसलिए मैं इस चीज को बार बार बोलता हूँ कि चाहे कोई भी एनआईओएस के साथ हो, अगेंस्ट हो, चाहे रेगुलर डीएलओ जिनका हमने केस लड़ा है, आप अपनी लड़ाई आपस में मत लड़िए, कोई भी गुट एक दूसरे से लड़ाई चाहे शब्दों में चाहे वीडियोस में मत करिए। हमारा जो एम है आज की डेट में, सबका कॉमन एम होना चाहिए कि हमें एनआईओएस डीलर को जो उनके हक बनते हैं वो हक उनके पूरे पूरे वापस दिलवाने, सिर्फ इतना ही है। और कोई किसी का एम नहीं होना चाहिए, ना किसी को कुछ सिद्ध करने की जरूरत है, ना किसी को कोई नीचा दिखाने की जरूरत है, ना किसी को कोई गलत प्रूव करने की जरूरत है। और हाँ, ये जरूरत है कि अपने जितने भी साथी हैं उन सबके साथ पारदर्शिता रखें। जब हम हर सीनियर अधिवक्ता का आपके साथ बिल ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं तो आप भी आगे शेयर करें। हम जो भी पेमेंट लेते हैं हम पारदर्शिता रखते हैं, तो आप आगे भी हम पारदर्शिता रखें ताकि कोई भी किसी तरह का सवाल ना होगा। वो सबसे ज्यादा जरूरत वाली बात। जी सर। अब आगे सर, जी आगे सर, अब जेटेट और सीटेट का जो मैम का सवाल था, मैम आप प्रोसीड कर पाएंगे आगे 2-3? उसमें आपस में जो भी आप लोग के बीच में बातें हो रही है उसमें हम लोग को नहीं मन है घुसने का। बट मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो टैगिंग हुई है उससे जिसकी एसएलपी टैग हुई है उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। शायद टैगिंग नहीं होती तो शायद एसएलपी नहीं बच पाती। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर पिटिशन में और एसएलपी में बहुत ज्यादा स्टेज का फर्क है। स्टेज का फर्क यानी कि एसएलपी में जो हाई कोर्ट ने व्यू लिया है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे अपना ओपिनियन दे चुके हैं। उस एसएलपी में बता चुके हैं कि देखिए सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, आप इस चीज को फॉलो करिए और इस चीज को इंप्लीमेंट करिए। तो वहां पे एक नहीं, सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच अपना व्यू ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को उसमें एनालाइज करना है, एडजुडिकेट करना है कि क्या वो व्यू लिया गया सही है कि गलत है। लेकिन जो ट्रांसफर पिटिशन है उसमें किसी भी स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट ने अभी कोई व्यू नहीं लिया। ट्रांसफर पिटिशन का एसएलपी से टैग होने का मतलब है कि दोनों को सेम स्टेज पे गिन लेना, यानी कि जिन बच्चों के लिए अभी तक कोर्ट ने व्यू भी नहीं लिया था उनको ये समझा जाएगा कि क्यों इनको एसएलपी के, जब एसएलपी में तो 2 व्यू नेगेटिव आ चुके हैं, पहले सिंगल जज ने व्यू लिया, हाई कोर्ट ने व्यू लिया, डिवीजन बेंच ने व्यू लिया। तो जब ये 2 व्यूज ले लिए गए हैं, इन दोनों केसेस को एट पार कहीं ना कहीं कंसीडर करने में ट्रांसफर पिटिशन के जो पिटिशनर्स हैं या जो साथी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। क्यों ड्रॉबैक है? क्योंकि उनके मैटर में अभी किसी कोर्ट ने व्यू ही नहीं लिया कि क्या वो जो कोर्ट में बोल रहे हैं वो सही है कि गलत। तो हम अपने आप को उन लोगों के साथ क्यों जोड़े जिनमें ऑलरेडी व्यू लिया गया है। और इस चीज पे बड़ी चर्चा हुई है बार बार कि जब एसएलपी लगी थी तो मैं कोर्ट में क्यों प्रेजेंट था। मैं कोर्ट में इसलिए प्रेजेंट था, मैं बड़े साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूं। मुझे ये आश्वासन दिया गया था हियरिंग से पहले कि इस एसएलपी में एक एडजर्नमेंट ली जाएगी ताकि ट्रांसफर पिटिशन और रिव्यू पिटिशन के आउटकम को अवेट किया जाए। मुझे ये आश्वासन दिया गया था कि इस एसएलपी में प्रोसीड नहीं किया जाएगा आगे। बट जब एसएलपी टेकअप हुई आप लोगों ने देखा क्या हुआ। तो मैं वहां पे इसलिए प्रेजेंट था कि कोई जो अपने आश्वासन मेरे को दिया गया है कोई उससे पीछे ना हट जाए। पीछे हटने के बाद भी मेरी टीम जो मेरे को इंस्ट्रक्ट कर रही थी उन्होंने बोला कि सर आप मत बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो इनका केस आज ही खराब हो जाए। यानी कि अगर आप कोर्ट को बोलते हैं कि जो ये चीज कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई की कमी है तो इनका केस खराब होगा, उसको मत बोलिए। उस इंस्ट्रक्शन की वजह से मैंने आगे बढ़कर उसको अपोज नहीं किया, वरना मेरा जो कर्तव्य था उस दिन वो सतर्कता का था कि कोई
गलत इंफॉर्मेशन कोर्ट को ना देके हमारे मैटर जो ऑलरेडी एक एडमिटेड नोटिस इशूड मैटर है उसका बेनिफिट लेके अपना मैटर ना एडमिट या टैग करा ले, हमारा कर्तव्य था उस दिन सतर्कता। तो इसलिए हमें जो हियरिंग से पहले आश्वासन दिया गया था कि हम एडजर्नमेंट लेंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं उस आश्वासन को चेक करने के लिए वहां पे बैठा था। लेकिन जब हियरिंग आई तो आप लोगों ने देखा क्या हुआ, और इसीलिए मैंने अपने लोगों से उस टाइम पे पूछा कि क्या हम इसको बढ़ के अपोज करें, कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि दोनों मैटर की स्टेजेस अलग है। हमारे मैटर में कोई ओपिनियन है ही नहीं लोअर कोर्ट का, हम क्यों कोर्ट को प्रेजुडिस होने दें कि आप हमारे मैटर में जो उसमें ओपिनियन लिए उसको फॉलो करें। हम चाहते हैं कि कोर्ट हमारे मैटर में फ्रेश ओपिनियन ले। लेकिन इन लोग की बड़प्पन कह लीजिए, अच्छाई कह लीजिए, इन्होंने बोला कि नहीं सर, है तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं अफेक्टेड पार्टीज, उनको नहीं था। उसके बाद जो पिक्चर हुई वो सब आप लोग जानते हैं, मैं उस पर नहीं कोई अपना विचार देना चाहूंगा। बट हाँ, हमने इमीडिएटली ट्रांसफर पिटीशन और एसएलपी को डीटैग कराने के लिए एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। ऑलमोस्ट अब से 7 दिन पहले हम एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों को डीटैग कराने के लिए डाल चुके हैं। अब उस पे मेरे पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आई है कि वो एप्लीकेशन अब एसएलपी वाले अपोज करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आई है कि जो डीटैग करने की एप्लीकेशन है वो एसएलपी वाले अपोज करेंगे, इसका जो मतलब है वो ये निकल के आता है कि वो लोग टैगिंग से खुश हैं। बट एट द सेम टाइम ये टैगिंग इश्यूज कुछ भी हो उससे हमें इस टाइम पे नहीं फर्क पड़ता। बट ये जरूर है कि कंसिडरेशन दोनों मैटर्स में अलग स्टेजेस पे, तो इसलिए हम आईए को पुश करेंगे। बट अगर वो लोग सामने वाले उसको अपोज करेंगे दिखाने के लिए कि दोनों मैटर सिमिलर हैं, तो अब तक की जो पिक्चर रही, अब तक का जो उनका व्यू रहा, अब तक का जो उनका रवैया रहा, उसका कोई बेसिस बनता ही नहीं। अगर कोई टैगिंग से खुश होता तो आज तक आके जितनी भी टीम थी उन सबको धन्यवाद करता कि सर आपकी वजह से हमारा केस बच गया। लेकिन जो पिक्चर हुई है अब तक ऑपोजिट हुई है। अगर ऑपोजिट हुई है तो आप अपोज क्यों करेंगे हमारे आईए को? आपको बोलना चाहिए कि हाँ टैगिंग गलत हुई है, आप दोनों मैटर को अलग करिए और सुनिए अलग से। तो कहीं ना कहीं जो रवैया है और जो एक्शन है वो मैच नहीं कर रही। भली बात ही समझते हैं कि आप लोग के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स है तो हम अपने फंड्स को कहां यूटिलाइज करें वो बहुत जरूरी है, किस किस चीजों पर यूटिलाइज करें वो बहुत जरूरी है। इसी चक्कर में जहां पे हो सके अपने फंड्स को बचाते हुए, आप लोग के फंड्स को बचाते हुए, और जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे थोड़ा सा फास्ट करके हम चीजों को लेकर जा रहे हैं। हाँ, अगर हम चाहें कि नॉर्मल प्रोसेस अगर 100 दिन का है तो हम 10 दिन में काम खत्म करते, तो उसका तरीका है कि हम कोर्ट में मेंशन करें, कोर्ट में मेंशन करेंगे तो फंड्स लगेंगे। अगर आप सबकी सहमति है कि फंड्स हम लगा के उसको मेंशन करना चाहते हैं, जैसे हमने रिव्यू पिटीशन में किया था, तो आप अपने स्टेट के जो भी विश्वनाथ जी के साथ टच में है उनको बताइए। बट ये जो किसी के भी मन में डाउट हो कि क्या हम अपनी प्रोसेस से धीरे चल रहे हैं, मैं आपको इस चीज का एश्योरेंस देता हूं। हमारे पास दस्तावेज है, बातें नहीं बता रहा हूं, दस्तावेज है जो कि क्लियरली ये दिखाते हैं कि हम अपने प्रोसेस से फास्ट चलते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे तेज चलते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि आप लोग को ये समझने, सबको ये समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं कि अब का जो प्रोसीडिंग है एसएलपी के बाद की जो प्रोसीडिंग है किसी भी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस में, ये एक नया जीवन मिलने की प्रोसीडिंग। आज की डेट में केस डेड है, उस डेड केस को हम जीवन देने की कोशिश करें। तो जितना हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे उतना ही चांसेस है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। आप लोग को समझने की जरूरत है कि अब वो स्टेज नहीं है कि 5, 7, 10, 15, 20 दिन की डिले से आपको कोई नुकसान होगा। आपका जो फोकस है सब लोग का वो सिर्फ एंड रिजल्ट पे होना चाहिए कि क्या हम अपने कोर्स को, एनआईओएस डीएलएड को सेव कर पा रहे हैं, कि क्या उसकी रिकग्निशन हम बचा पा रहे हैं कि नहीं। सबका फोकस सिर्फ उसी चीज पे होना चाहिए। हम उसको कैसे करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, उस चीज पे आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, पहली चीज तो ये है। एंड सब आप जो साथी जुड़े हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि किस जगह पे आप एक बार आना चाहेंगे, तो मेरे पास कोई दौराई नहीं था कि 1 या 2 या 3 नामों में से चुना जाए। हमारा नाम एक ही सबका प्रेफर्ड था कि आपके पास, आपके थ्रू सबको कम्युनिकेट करें। ये तो शुरू की बात है। अब देखिए, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा चिंताएं और काफी ज्यादा प्रश्न है जो सब लोगों के मन में है, और कहीं ना कहीं जरूरी है कि हम उन सब प्रश्नों का आंसर दें। बिकॉज घूम फिर के जितना भी बर्डन है वो हमारे चारों मित्रों पे आता है।
तीनों चारों मित्रों पे आता है कि क्या केस में स्ट्रैटेजी चल रही है और क्या कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। और सबको सबसे पहले ये बताने की जरूरत है कि किसी भी केस में, जितने भी केस NIOS से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी केस में एक दिन की भी कहीं कोई देरी नहीं है। जब मैं कह रहा हूं देरी नहीं है, इसका यह मतलब है कि जो प्रोसेस है एक चीज को आगे बढ़ाने का या आगे ले जाने का, वो प्रोसेस अपने पूरे निर्धारित समय से चल रहा है। कुछ केसेस हो सकता है इस फ्राइडे को लगते हैं, कुछ केसेस नेक्स्ट वीक लगने की आशंका है, बट जितना अगर हमारे टाइम लिमिट, फॉर एग्जांपल किसी केस का जो प्रोसेस का टाइम है वो चलने का है 30 दिन, तो हम 30 दिन में से 5-7 दिन जल्दी ही चल रहे हैं। यानी कि हमारा जो 30 दिन में यूजुअली खत्म होना चाहिए था प्रोसेस, वो अभी की डेट में 25 दिन में खत्म हो रहा है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता, तो बहुत सारे लोगों को ये आशंका रही है कि इतना टाइम क्यों। मैं सबको एक चीज साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि जितना टाइम लग रहा है हम उससे स्पीड में आगे ही चल रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनमें टाइम लगता है लिस्ट होने में, क्यों? क्योंकि उनका प्रोसेस ही ऐसा है। और इसी कारणवश जो केसेस हमने फाइल करे हैं कोर्ट में NIOS के लिए, उनमें ये टाइमिंग आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये केसेस हमने फाइल करे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। इस तरह के केसेस कोई भी फाइल करता है, यानी कि आप उदाहरण के तौर पर जो B.Ed और D.Led का रिव्यू पिटीशन, सबको पता होगा कि B.Ed और D.Led में रिव्यू पिटीशन जो देवेश शर्मा ने फाइल किया था, वो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ पिछले साल, और एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था इस साल के स्टार्टिंग में, लेकिन डिसाइड दोनों हुए हैं अभी 1-1.5 महीना पहले। तो जो रिव्यू पिटीशन और इस तरह की कैटेगरीज है, यानी कि SLP और रिट पिटीशन से जो अलग की कैटेगरी है, उनमें टाइम लगता है।